नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम कक्षा 10वीं की विषय हिंदी के काव्य खंड के पाठ संख्या 4 जो कि स्वदेशी नाम की एक कविता है, उसके प्रश्न उत्तर को करेंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने स्वदेशी कविता के कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के जीवन परिचय को जाना। साथ ही साथ हमने स्वदेशी कविता जो कि दोहों का एक पूरा गुच्छा है, इसका वाचन किया और प्रत्येक दोहे का अर्थ जाना था। साथ ही साथ हमने समग्र रूप से एक भावार्थ भी जाना था। तो आइए इस कक्षा को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करें। स्क्रीन पर आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिखाई दे रहे होंगे। आइए हम एक एक करके प्रत्येक बिंदुओं पर चर्चा करें। पहला बिंदु है स्वदेशी प्रेमघन सर्वस्व में संकलित। कहने का अर्थ है कि स्वदेशी रचना जो प्रेमघन की हमने अभी अभी पढ़ी और पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा, वह रचना प्रेमघन सर्वस्व नाम से में प्रेमघन सर्वस्व एक उनकी कृति है, उसमें संकलित है। नव जागरण का स्वर, चूँकि प्रेमघन स्वयं एक भारतेंदु युगीन कवि थे और भारतेंदु युग नव जागरण का युग कहलाता है। यही कारण है कि भारतेंदु युग के लेखकों में नव जागरण का स्वर दिखाई पड़ता है और प्रेमघन चूँकि भारतेंदु युग के कवि थे, इसलिए इनकी रचनाओं में भी नव जागरण का स्वर प्रस्फुटित है। स्वदेशी कविता नव जागरण को भी दर्शाती है, जब वे कहते हैं कि अपने देश के लिए हमें खुद प्रबंध करना होगा, भारतीयता भारत में दिखना चाहिए। तो यह एक तरह से अपनी संस्कृति के लिए, अपनी भारतीय संस्कृति के लिए जो चिंतन का कार्य कर रहे हैं, वह परोक्ष रूप में नव जागरण का ही कार्य था। तीसरा प्रमुख बिंदु है ब्रज भाषा का प्रयोग। प्रेमघन ने अपनी काव्य रचनाओं के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। भारतेंदु युग में काव्य के लिए ब्रज भाषा का या अवधि का प्रयोग किया जाता था और गद्य लेखन के लिए खड़ी बोली हिंदी का। प्रेमघन की यह रचना काव्य रचना है और उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। शीर्षक संक्षिप्त, सटीक एवं व्यंग्यात्मक। प्रेमघन ने जो शीर्षक दिया है कविता का, जिसका नाम है स्वदेशी, वह संक्षिप्त है, छोटा है, एक शब्द का है, सटीक भी है, बिल्कुल दोहों पर यह सूट करता है और व्यंग्यात्मक भी है। व्यंग्यात्मक किस दृष्टि से? व्यंग्यात्मक इस दृष्टि से कि पूरी कविता में विदेशी माल, विदेशी वस्तु, विदेशी विचार आचार, विदेशी रीति नीति, विदेशी पाश्चात्य संस्कृतियों की चर्चा की गई है। बल्कि साथ ही साथ यह भी कहा गया कि अब भारतीयता नहीं है हमारे भारत में, हमारे भारतीयों में। और कविता का नाम उन्होंने स्वदेशी दे दिया। स्वदेशी का अर्थ अपने देश की। तो यह एक व्यंग ही है जो वह कटाक्ष करते हैं, व्यंग करते हैं कि स्वदेशी होकर के हमारे भीतर स्वदेशी वाले कोई लक्षण नहीं रह गए हैं। आगे देखिए, नगर, बाजार और तत्कालीन अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी। कवि ने नगर की भी चर्चा की है कि सारे लोग, नगर के सारे लोगों की रीति रिवाज, उठना बैठना, लोगों का जो एक समूह है, वह सारा विदेशियों के प्रभाव से प्रभावित हो गया है। बाजार की भी चर्चा की है कि बाजार में, हाट में चारों तरफ अब विदेशी माल दिख रहे हैं। और तत्कालीन अर्थव्यवस्था पर भी टिप्पणी की है, कहीं ना कहीं परोक्ष रूप में, कि जब बाजार विदेशी मालों से भर जाएंगे तो फिर अपने देश की अर्थव्यवस्था का
क्या होगा? निश्चय ही अपने देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर पड़ जाएगी। आगे वे प्रमुख बिंदुओं में हम देख सकते हैं भारतेंदु हिंदी नवजागरण के अग्रदूत। यह महत्वपूर्ण बिंदु इसलिए दिया गया है क्योंकि प्रेमघन भारतेंदु युग के कवि हैं। तो निश्चित तौर पे हमें भारतेंदु हैं कौन यह भी जानना चाहिए। भारतेंदु हिंदी नवजागरण के अग्रदूत थे। आधुनिक काल के भारतेंदु युगीन कवि जिनके नाम पे ही पूरा एक युग चला, भारतेंदु युग। 1850 से 1885 का समय भारतेंदु का समय है। देशभक्ति एवं राजभक्ति। भारतेंदु युगीन कविताओं की एक प्रमुख विशेषता थी देशभक्ति और राजभक्ति करना। प्रेमघन ने स्वदेश के विषय में चिंता करके अपनी देशभक्ति और राजभक्ति को ही दिखाने का प्रयास किया है। नई सामाजिक चेतना। प्रेमघन ने समाज में जो नई चेतना की लहर चल रही थी उसे दिखाने का प्रयास किया। तत्कालीन समाज किस तरह से दास वृत्ति की ओर उन्मुख होता जा रहा था, किस प्रकार लोग खुशामद करने में लगे हुए थे, इसे उन्होंने बताया कि यह एक सामाजिक चेतना थी जो विदेशियों के रीति रिवाज, विदेशियों की शैली में बहे जा रही थी, जबकि हमारे देश की, हमारे समाज की चेतना कुछ और थी। आगे वे कहते हैं जो प्रमुख बिंदुओं में हमने दर्शाया है, जनजीवन का चित्रण। सामान्य जनजीवन का चित्रण कविताओं में स्पष्ट दिखाया गया है। विदेशी वस्तु, नर, कुछ लोगों की चर्चा हुई है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन अब अपनी वेशभूषा, अपनी बोली से नहीं पहचाने जा रहे हैं। सब पर अंग्रेजी रंग चढ़ चुका है। अब हिंदी भाषी लोग भी मिलकर हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं। यह सब एक सामान्य जनजीवन का चित्रण नहीं तो और क्या है। प्रमुख बिंदुओं में हास्य, व्यंग एवं कटाक्ष की बात भी की गई है। कटाक्ष इस मामले में है, कटाक्ष को हम देख सकते हैं जब वे कहते हैं कि जिनसो संभल सकत नहीं, तन की धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करेंगे वे, यह कैसी खाम ख्याली। वे कहते हैं कि ये कैसी खाम ख्याली है, जिनसे धोती नहीं संभल रही वो हमारे देश को संभालेंगे। यह कटाक्ष है। दास वृत्ति की चाह चहूँ, दिसी चारहूँ बरन बढ़ाली, करत खुशामद झूठ प्रशंसा, मानहु बने डफाली। यह हास्य और व्यंग है कि सब लोग डफली बजाने में लगे हैं, अपने अपना राग अलाप रहे हैं और लोग अंग्रेज़ों की बोली बोलने लगे हैं। यह हास्य व्यंग, यह कटाक्ष कविता के माध्यम से प्रेमघन ने हमारे समक्ष रखा है। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है भारतेंदु मंडल के साहित्यकारों का नाम। क्यों ये आवश्यक है? तो बच्चों, जिस युग के रचनाकार को हम पढ़ते हैं, जिस युग की रचना को हम पढ़ते हैं, उस युग की चेतना क्या थी, उस युग की मांग क्या थी, उस युग का संदेश क्या था, यह हमें जानना चाहिए। और उस युग को बनाने वाले में किन का योगदान रहा, हमें इससे भी परिचित होना चाहिए। चूँकि हमने भारतेंदु युगीन कविता की विशेषता की भी चर्चा की, भारतेंदु की भी चर्चा की, प्रेमघन तो रचना के रचनाकार ही हैं, उनकी भी चर्चा हुई है। प्रेमघन के साथ साथ हम अन्य भारतेंदु मंडल के साहित्यकारों के नाम को भी जानेंगे। प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह और अंबिका दत्त व्यास आदि भारतेंदु मंडल के प्रमुख साहित्यकार रहे। तो बच्चों, आज हमने स्वदेशी कविता के महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी जान लिया है और पुनः इन बिंदुओं पर चर्चा करने से संपूर्ण कविता को एक बार हमने स्मरण कर लिया। कविता के मूल संदेश को भी हम जान चुके हैं। आइए अब कविता के संबंध में
और प्रेम घन से संबंधित कुछ जानकारियाँ हमने जो ग्रहण की है उसकी समझ हमारे भीतर कहाँ तक बनी, इसकी एक हम छोटी सी परीक्षा स्वयं के साथ स्वमूल्यांकन करके करते हैं। तो बच्चों, कुछ प्रश्न उत्तर आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे जो बहुवैकल्पिक होंगे। हम एक एक विकल्पों को पढ़ेंगे और सही उत्तर करने का प्रयास करेंगे। स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिख रहे होंगे। चलिए, मैं अधिक समय नहीं लेते हुए पहला प्रश्न पढ़ती हूँ। पहला प्रश्न है, स्वदेशी शीर्षक दोहों के कवि कौन हैं? ए. प्रेमघन, बी. कुंवर नारायण, सी. रसखान, डी. अंबिका दत्त व्यास। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रेमघन। स्क्रीन पर आपको दिख चुका होगा, उत्तर आ गया है। उत्तर है प्रेमघन। चलिए, अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन किस युग के कवि हैं? ए. भारतेंदु युग, बी. द्विवेदी युग, सी. छायावाद युग और डी. प्रगतिवाद युग। क्या होगा सही उत्तर? अभी अभी हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं में भी इसे पढ़ा था। जी हाँ, आपका बिल्कुल जवाब सही है। जवाब है ए, भारतेंदु युग। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, कवि प्रेमघन का पूरा नाम क्या था? बच्चों, यह सवाल 10वीं के बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। आपको प्रत्येक विकल्पों को सही तरीके से पढ़ना है। चलिए, विकल्प ए देखते हैं, बद्री नारायण प्रेमघन, बी. बद्री चौधरी प्रेमघन, सी. बद्री नारायण चौधरी, डी. बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है ऑप्शन डी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। उत्तर आ चुका है और उत्तर बिल्कुल सही हमने पकड़ा है। सही हमने कहा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अब हम चौथे प्रश्न की ओर चलेंगे। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रेमघन लिखित नाटक कौन है? कौन सा नाटक प्रेमघन ने लिखा है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए, आषाढ़ का एक दिन, ऑप्शन बी, माधवी, ऑप्शन सी, नील दर्पण, ऑप्शन डी, प्रयाग रामागमन। क्या होगा सही उत्तर? चलिए देखते हैं स्क्रीन पर सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रयाग रामागमन। अब हम पांचवें प्रश्न की ओर चलेंगे। पांचवा प्रश्न है, रसिक समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए, सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी, प्रेमघन, ऑप्शन सी, दिनकर, ऑप्शन डी, कबीर। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रेमघन। प्रेमघन ने रसिक समाज की स्थापना की थी। चलिए हम उत्तर देखेंगे स्क्रीन पर। उत्तर क्या आ रहा है? जी हाँ, उत्तर आ चुका है और हमने जो उत्तर कहा है वह उत्तर सही है। उत्तर है प्रेमघन, ऑप्शन बी। चलिए अब हम छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न पांचवें प्रश्न से संबंधित है। पांचवा था रसिक समाज की स्थापना किसने की और छठा प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है, रसिक समाज की स्थापना कब हुई? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1855 ईस्वी, ऑप्शन बी 1865 ईस्वी, ऑप्शन सी 1872 ईस्वी, ऑप्शन डी 1874 ईस्वी। क्या होगा सही उत्तर? चलिए देखते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन
डी। देख लेते हैं स्क्रीन पर क्या उत्तर आता है। ऑप्शन आ चुका है उत्तर का, ऑप्शन है डी 1874 ईस्वी। चलिए अब हम 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न है, प्रेमघन ने किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया? किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया था? चलिए देखते हैं। ए भारतेंदु मैगजीन, बी आनंद कादम्बिनी, सी नागरी नीरद, डी बाला बोधिनी। बच्चों 7वां प्रश्न हमें ध्यान से देखना होगा। प्रेमघन ने किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया है? चूँकि यहाँ 2 ऑप्शन सही दिख रहा है आपको, आनंद कादम्बिनी भी और नागरी नीरद भी, लेकिन प्रश्न में पूछा गया है कि साप्ताहिक पत्र। आनंद कादम्बिनी का संपादन प्रेमघन ने किया था, किंतु वह मासिक पत्रिका है और नागरी नीरद साप्ताहिक। तो सही उत्तर नागरी नीरद है। हम कंफ्यूज नहीं होंगे। आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद ऐसा नहीं सोचेंगे कि उत्तर का ऑप्शन गलत है या फिर एक से अधिक है उत्तर। उत्तर केवल एक होगा, नागरी नीरद, क्योंकि साप्ताहिक पत्र पूछा गया है। आनंद कादम्बिनी भी सही है। यदि यहाँ साप्ताहिक नहीं होता तो फिर दोनों उत्तर सही होते, किंतु यहाँ साप्ताहिक है, इसीलिए सही उत्तर है नागरी नीरद। आनंद कादम्बिनी एक मासिक पत्रिका है और इसका भी संपादन प्रेमघन ने किया है। चलिए अब हम 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न है, परदेश की विद्या ग्रहण करने का क्या परिणाम हुआ? कवि ने कविता में बताया है कि परदेश की विद्या ग्रहण करने से क्या हुआ है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए, सबकी बुद्धि भारतीय हो गई। ऑप्शन बी, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। ऑप्शन सी, सबकी बुद्धि तेज हो गई। और ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। क्या होगा सही उत्तर? आपको वह पंक्ति याद आ रही होगी, पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए। इस आधार पर कौन सा उत्तर होगा? उत्तर है ऑप्शन बी, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। स्क्रीन पर आप उत्तर देख लीजिए, उत्तर स्क्रीन पर आएगा। बिल्कुल सही, हमने सही उत्तर लगाया है, सही, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। चलिए अब हम 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न है, प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? ए बनारस, बी डुमरांव, सी मिर्ज़ापुर, डी लखनऊ। कहाँ हुआ था? चलिए देखते हैं क्या होगा सही उत्तर। स्क्रीन पर हम उत्तर देखेंगे। सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रेमघन का जन्म मिर्ज़ापुर में 1855 ईस्वी में हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। चलिए अब हम 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न है, प्रेमघन जी कवि के साथ साथ क्या थे? यहाँ उनके व्यक्तित्व की बात की जा रही है, व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए निबंधकार, ऑप्शन बी नाटककार, ऑप्शन सी समीक्षक, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्या होगा सही उत्तर? प्रेमघन जी कवि के साथ साथ क्या थे? ये हमने जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय के माध्यम से भी जाना था। चलिए उत्तर देखते हैं। जी हाँ, उत्तर है उपर्युक्त सभी। प्रेमघन जी कवि तो थे ही, साथ ही साथ एक बहुत बड़े निबंधकार भी थे, नाटककार भी थे और समीक्षक भी थे। तो सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। आइए अब हम 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न है, प्रेमघन काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में किसे अपना आदर्श मानते हैं? ये हमने प्रेमघन की जीवन परिचय को पढ़ने के क्रम में जाना था कि प्रेमघन ने अपना एक आदर्श व्यक्ति माना है, जिसे वह कौन है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए भारतेंदु को, बी द्विवेदी जी को, सी निराला को, डी प्रसाद को।
बच्चों यहाँ ऑप्शन बी जो है द्विवेदी जी को लिखा हुआ है। तो द्विवेदी जी, कौन द्विवेदी जी? निश्चित तौर पे भारतेंदु का नाम है तो वो भारतेंदु युग से हैं। और यहाँ जो द्विवेदी जी लिखा हुआ है वह द्विवेदी युग के कवि, जो द्विवेदी युग का जिनके नाम पर है वे महावीर प्रसाद द्विवेदी की चर्चा हो रही है। तो प्रेमघन ने क्या अपना आदर्श भारतेंदु को माना, या द्विवेदी युग को, द्विवेदी जी को, या निराला को, या प्रसाद को? चलिए देखते हैं उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारतेंदु को। प्रेमघन ने अपने काव्य और जीवन दोनों क्षेत्र में भारतेंदु को अपना आदर्श माना है। चलिए अब हम 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न है, कवि प्रेमघन के अनुसार अब लोग किस भाषा का प्रयोग अधिक कर रहे हैं? किस भाषा का प्रयोग अधिक कर रहे हैं? यह तत्कालीन समय की बात है, लेकिन कितनी प्रासंगिक है चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी मगही, ऑप्शन डी तमिल। क्या होगा सही उत्तर? चलिए देखते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी अंग्रेजी। कवि ने कहा भी था, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। कहते हैं कि बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिले हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। कि अब कुछ हिंदू मिल करके, हिंदी बोलने वाले लोग मिलके, हिंदुस्तान में रह के लोग हिंदी भाषा नहीं बोल पा रहे हैं, अब अधिक से अधिक वे अंग्रेजी का ही प्रयोग कर रहे हैं। चलिए अब हम 13वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न है, प्रेमघन साहित्य सम्मेलन के किस अधिवेशन के सभापति रहे? आपको यह प्रश्न थोड़ा कठिन लग रहा होगा क्योंकि ये स्मरण पर आधारित प्रश्न है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए बम्बई अधिवेशन, ऑप्शन बी लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन सी कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन डी सूरत अधिवेशन। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है ऑप्शन, चलिए हम लोग स्क्रीन पे देखेंगे क्या है सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी कलकत्ता अधिवेशन। प्रेमघन साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के सभापति रहे। आइए अब हम 14वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न है, भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? भारत सौभाग्य की चर्चा हो रही है। भारत सौभाग्य एक नाटक है और यह नाटक किसने लिखा, इसकी चर्चा हो रही है। चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी प्रेमघन, ऑप्शन डी घनानंद। क्या होगा सही उत्तर? चलिए देखते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रेमघन। भारत सौभाग्य नाटक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने लिखा। चलिए अब हम 15वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न है, प्रेमघन के किस काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण मिलता है? देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए जीर्ण जनपद, ऑप्शन बी भारत सौभाग्य, ऑप्शन सी प्रयाग रामागमन, ऑप्शन डी प्रेमघन सर्वस्व। उत्तर हमारे सामने आ चुका है। उत्तर है ऑप्शन ए जीर्ण जनपद। प्रेमघन के एक काव्य है जीर्ण जनपद, जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है। आइए बच्चों
अब हम 16वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 16वां प्रश्न है, प्रेमघन के अनुसार भारत के लोग क्या बनकर खुशामद करने में लगे हुए हैं। एक शब्द आया था, वह आपको ध्यान में होगा। मैं दोहा को पढ़ती हूँ, शायद आपको याद आ जाए। दास वृत्ति की चाह चहूँ, दिसी चारहूँ बरन बढ़ाली, करत खुशामद झूठ प्रशंसा, मानहु बने डफाली। क्या डफाली शब्द इन चारों ऑप्शंस में कहीं आए हैं? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए ढोलक, ऑप्शन बी मृदंग, ऑप्शन सी डफाली, ऑप्शन डी बांसुरी। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है ऑप्शन सी डफाली। डफाली शब्द दोहे में आया है और ऑप्शन सी में डफाली शब्द डाला भी गया है, तो इसका क्या उत्तर होगा? डफाली। प्रेमघन के अनुसार भारत के लोग डफाली बनकर खुशामद करने में लगे हुए हैं, यानी उनकी डफली बजाने में लगे हुए हैं। अब हम 17वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 17वां प्रश्न है, सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस। पंक्ति किस पाठ की है? प्रश्न है, सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस। सपने में भी अब कहीं लेस मात्र भी भारतीयता नहीं दिखाई पड़ती। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? बिल्कुल सही है, आप सही सोच रहे हैं, लेकिन मैं एक बार ऑप्शन जरूर पढ़ देती हूँ। ऑप्शन ए भारत माता, ऑप्शन बी स्वदेशी, ऑप्शन सी जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन डी हिरोशिमा। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वदेशी। स्क्रीन पर आ चुका है उत्तर। उत्तर है ऑप्शन बी स्वदेशी। आइए अब हम 18वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न है, स्वदेशी शीर्षक पाठ किस छंद में हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित है? यह सवाल पूछा गया है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए चौपाई, ऑप्शन बी दोहा, ऑप्शन सी सोरठा, ऑप्शन डी छप्पे। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है ऑप्शन बी दोहा। यह स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। देखते हैं, हम स्क्रीन से भी मैच करेंगे, स्क्रीन से भी मिलान करेंगे कि क्या हमने सही उत्तर दिया है। स्क्रीन पर उत्तर आ चुका है। उत्तर है दोहा। स्वदेशी शीर्षक पाठ के विषय में यह लिखा भी गया है, हमने पढ़ा भी है कि यह दोहों का गुच्छा है। दो टोटल पूरे 10 दोहे दिए गए हैं और 10 दोहों को संकलित किया गया है और वे स्वदेशी नाम से है। तो यह दोहों का एक गुच्छा है स्वदेशी, और दोहा 2 पंक्तियों की होती है। 10 दोहे हैं, टोटल 10 दोहे हैं पूरे इसमें। आइए अब हम 19वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न है, भारत के लोगों को अब क्या भाने लगा है? यह सवाल पूछा गया है कि भारत के लोगों को अब क्या भाने लगा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए विदेशी रहन सहन, ऑप्शन बी देशी कपड़े, ऑप्शन सी धोती, ऑप्शन डी देशी पुस्तकें। क्या भाने लगा है? आपको याद है एक पंक्ति थी कि पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की, गई इन्हें अति भाए। चाल चलन विदेश की, गई इन्हें अति भाए। यहाँ चाल चलन की बात हो रही है, तो निश्चित तौर पे क्या उत्तर होना चाहिए? उत्तर होगा ऑप्शन ए विदेशी रहन सहन। या स्क्रीन पे भी आएगा, देख लेते हैं, स्क्रीन से हम मिलान करेंगे।
बिल्कुल सही है। स्क्रीन पे जो उत्तर दिया गया और हमने जो उत्तर दिया, दोनों का मिलान करने के पश्चात उत्तर बिल्कुल सही आ रहा है। उत्तर है विदेशी रहन सहन। आइए अब हम 20वें और आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न है, प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित हैं? ये हमने पढ़ा भी था, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए प्रेमघन रचनावली, ऑप्शन बी आनंद कादम्बिनी, ऑप्शन सी प्रेम वाटिका, ऑप्शन डी प्रेमघन सर्वस्व। क्या होगा सही उत्तर? चलिए देखते हैं स्क्रीन पर, सही उत्तर आएगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रेमघन सर्वस्व। प्रेमघन की रचनाएं प्रेमघन सर्वस्व के नाम से संग्रहित हैं। बच्चों, ये कुल हमने 20 प्रश्न उत्तर किया। साथ ही साथ संपूर्ण 20 प्रश्नों के उत्तर से हमने कविता की समझ और विकसित कर ली है। आशा है कि अब आप इस पाठ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो फिर आज के लिए धन्यवाद।